हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्तुति कॉमर्स। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आप लोगों के लिए पाटलिपुत्रा और मगध यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए जो भी बच्चे इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए एक मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकाउंट्स का। बहुत ज़्यादा यह ये क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आप लोगों का अगर इस चैप्टर से प्रैक्टिकल नहीं आएगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा आप लोग के एग्जाम में। 90% श्योरिटी के साथ बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में प्रैक्टिकल नहीं आया, अगर प्रैक्टिकल नहीं आया तो ये क्वेश्चन 90% श्योरिटी के साथ बता रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। तो अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर में पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए अभी तक जितना सारा वीडियो आया है वो बीकॉम के लिए डेडिकेटेड वीडियो आया है। उसमें भी कुछ क्लासेस अपलोड हुई है बट क्लासेस ज़्यादा कवर नहीं कर पाए इसलिए कि अब लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया और एग्ज़ाम नज़दीक आ जाने की वजह से अब क्लास पूरा का पूरा क्लास लेते तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इसीलिए हम क्लास छोड़ दिए इस बार और अगली बार से वैसे क्लास ऑनलाइन रहेगा। मेरा ऑफलाइन चलता है, ऑनलाइन अगली बार से रहेगा। तो इस बार क्लास मैंने छोड़ करके आप लोगों के लिए वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं और ये इस वीवीआई क्वेश्चन जब जितना आप क्लास करते उससे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला ये आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ ये क्वेश्चन अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देख करके पूरा का पूरा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हो एग्जाम में तो आप लोग देखिएगा कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। जितने बच्चे गेस पेपर से पढ़ने वाले हो अभी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर गेस पेपर कौन सा अच्छा रहता है, गेस पेपर से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, तो उन सभी को हम बता दें कि गेस पेपर से बहुत अच्छा रहेगा कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के ऊपर जितना सारा वीडियो है, जो भी डेडिकेटेड वीडियो है, आप जिस यूनिवर्सिटी के हो सभी यूनिवर्सिटी का इसके ऊपर अपलोड है वीवीआई क्वेश्चन सब सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो अकाउंट्स का हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हो या ऑडिटिंग का हो या हिंदी इंग्लिश का हो या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का हो, पांचों सब्जेक्ट का पूरा डेडिकेटेड वीडियो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन अपलोड है। तो इसको देख लीजिए, उसके बाद आप अपने जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, अगर क्वेश्चन बैंक है, अगर क्या बोलते हैं गेस पेपर है या फिर बुक है तो उसमें टिक करके और वो पढ़ के जाइए। आप लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो फिर से बता देते हैं कि इतना ज़्यादा मेहनत हम करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि चैनल के ऊपर जब आते हो वीडियो देखते हो, मुझे पता है कि फेसबुक से आते हैं तो उन लोगों को जो भी फेसबुक से देखने आते हैं यहाँ पर फेसबुक लिंक से, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम होता होगा क्योंकि वहाँ पर साइन इन करना पड़ता है। तो इसके लिए हम आप लोगों को ये क्या बोलते हैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप दे दिए हैं, पूरा एकदम बहुत अच्छा ग्रुप है जहाँ पर थोड़ा भी हल्ला हुचर कुछ भी नहीं। जो भी क्वेश्चन क्वेरी होता है तुरंत उसका हम जवाब देते हैं, एकदम टू दी पॉइंट जवाब देते हैं। फिर उसके बाद साइलेंट ग्रुप, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांत स्वभाव का ग्रुप है। इस ग्रुप को ज्वाइन करो आप, और ग्रुप में हम लिंक दे देते हैं। ग्रुप में जैसे वीडियो अपलोड करते हैं उसका आप लिंक देते हैं, वहाँ से चैनल के ऊपर चल जाओ और सब्सक्राइब कर लो। या फिर वहाँ फेसबुक से भी आओगे तो आप लोग इतना तो पेमेंट करना पड़ता कहीं कोचिंग का, तो क्लासेस का अकाउंट पढ़ते फिर क्या होता नहीं आता। और हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही वीवीआई क्वेश्चन दे रहे हैं, जहाँ से बता रहे हैं कि श्योरिटी के साथ कि एग्जाम में आएगा। फ़ी तो हम कुछ भी डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग साइन इन करके वहाँ से एक बार सब्सक्राइब कर लोगे तो ये थोड़ा मोटिवेटेड रहेगा मेरे लिए भी, हाँ यार इतना हम मेहनत करते हैं तो आप लोग ज्वाइन करते हो। आप लोग को बता दें कि जितन अभी 5-6 दिन में हम इतना सारा वीडियो अपलोड किए हैं और सब्सक्राइबर के नाम पर में 10-12 सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं शायद। तो ऐसा मत कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ वीडियो देख करके मत जाइए, क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। वैसे हेल्थ भी मेरा कुछ ठीक नहीं है आज, फिर भी हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ये एक 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि क्या बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, अकाउंट्स का लेक्चर देखेंगे आप, सॉरी वीवीआई देखेंगे तो उसमें हम ये क्वेश्चन दिए भी हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंसेस क्या है। ठीक, तो वैसे ये डिफरेंसेस तो सभी लोग पढ़े होंगे, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पर हम पीडीएफ के साथ आप लोगों को बता देते हैं, पीपीटी के साथ बताते हैं। तो देख लीजिए, यहीं से याद ही हो जाएगा, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई
कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ ये इस वीडियो को बहुत अच्छे से पूरे ध्यान से सुन लीजिए, हेडफोन लगा करके आराम से। एक बार से नहीं होता, 2 बार देख लीजिए और पूरा समझ में आ जाएगा इजीली। कोई रट्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं। पहला है कि ऑब्जेक्ट क्या है इसका। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो कह रहा है कि इट इज प्रिपेयर टू प्रेजेंट अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इसी हम इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं और हिंदी में लिखा हुआ नहीं है। हिंदी में हम बता देते हैं, समझा देते हैं आप लोगों को, और हिंदी में इसका हम ग्रुप के ऊपर में इसका पीपीटी सेंड कर देंगे। तो ग्रुप ज्वाइन जो भी करेंगे उनको, उन लोगों को मिल जाएगा हिंदी, इसका हिंदी वर्जन भी। तो यहाँ सुनेंगे, सिर्फ हिंदी में हम बताएंगे, हिंदी में ही एक्सप्लेन हिंदी में ही करेंगे। कह रहे क्या कि इट इज़ प्रिपेयर टू प्रेजेंट अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब क्या कि लेखांकन वर्ष के अंतर्गत, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि यह एक निश्चित अवधि, एक 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 अकाउंटिंग पीरियड, एक लेखांकन वर्ष के लिए कैश ट्रांजैक्शन को देखता है, कि कैश का समरी को देखता है कि कितना सारा लेन देन एक अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत हुआ है। यानी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का उद्देश्य है कि पूरे साल भर नगद लेन देन कितना हुआ है, इसको जानना। वहीं पर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का उद्देश्य है कि इट इज प्रिपेयर टू ascertain the net results of all the income and expenditure transactions of the current year। इसका ये देखिए, यहाँ पर 2 बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है अकाउंटिंग पीरियड, यहाँ पर दिया गया करंट ईयर। वैसे आगे इसके बारे में बताएंगे, आगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को आसानी से। कह रहा है क्या कि इट इज प्रिपेयर टू असरटेन द नेक्स्ट नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रांजेक्शन्स। इसका बनाने, इनकम एक्सपेंडिचर आय व्यय खाता बनाने का उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये होता है कि अकाउंटिंग पीरियड ये या फिर करंट ईयर एक निश्चित अवधि के अंतर्गत कितना ये एक्सपेंसेस हुआ है और कितना इनकम हुआ है, इसको जानना। कितना शुद्ध आयगत प्राप्ति हुआ है और कितना आयगत व्यय हुआ है, इनको जानना। ठीक, तो ये पहला ऑब्जेक्ट क्या था इसका बनाने का, ये समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरा है कि इट इज डेबिटेड टू विथ ऑल द कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक लेखांकन वर्ष के अंतर्गत रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंतर्गत जितना सारा रेवेन्यू रिसीट्स होता है, जो भी आयगत प्राप्तियां होती है, उन सभी आयगत प्राप्तियों को डेबिट किया जाता है। सभी आयगत प्राप्तियों को प्राप्ति एवं भुगतान खाता के अंतर्गत डेबिट के साइड में, डेबिट पक्ष में लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक, जितना सारा, सॉरी आयगत सिर्फ रेवेन्यू नहीं, कैपिटल रिसीट्स भी, यानी पूंजीगत प्राप्ति भी और आयगत प्राप्ति भी, जितनी सारी पूंजीगत और आयगत प्राप्ति है उन सभी को क्या करते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। और इसके अंतर्गत आय व्यय खाता के अंतर्गत जितना सारा एक्सपेंसेस है और लॉसेस है, जितनी सारी एक्सपेंसेस होती है और लॉसेस होती है, उसको क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। ठीक, आय व्यय खाता के अंतर्गत जो भी वर्तमान वर्ष के आयगत, याद रखिएगा कि जो भी आयगत रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है, ठीक, आयगत खर्चे होते हैं, उसको डेबिट करते हैं। ठीक, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है कि इट इज क्रेडिटेड। तो वहाँ डेबिट पक्ष पढ़े थे, सॉरी, यहाँ पर क्रेडिट पक्ष। तो इसके क्रेडिट साइड में, प्राप्ति एवं भुगतान खाता के क्रेडिट पक्ष में जितनी सारी पूंजीगत और आयगत भुगताने हैं, डेबिट में प्राप्ति को और क्रेडिट साइड में जितनी सारी पूंजीगत और आयगत भुगतान है, उसको मेंशन किया जाता है। वहीं आय व्यय खाता के अंतर्गत इसके क्रेडिट साइड में, इसके क्रेडिट साइड में जितना सारा रेवेन्यू रिसीट्स होता है, जब जितना सारा रेवेन्यू रिसीट्स मतलब कि आयगत प्राप्तियां होती हैं, उसको लिखा जाता है इसके क्रेडिट साइड में। तो ये तीसरा नंबर था डिफरेंसेस। चौथा नंबर है कि इट डज नॉट इंक्लूड द एंट्रीज ऑफ एडजस्टमेंट।
मतलब प्राप्ति एवं भुगतान खाता के अंतर्गत जो भी एडजस्टमेंट एंट्री होता है, एडजस्टमेंट एंट्री मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम रहता है। अगर किसी इनकम के ऊपर अगर आप लोग 11वीं में फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे सैलरी ही था और आउटस्टैंडिंग सैलरी था तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं सैलरी और उसमें ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहाँ पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इस टाइप का एडजस्टमेंट एंट्री मतलब आउटस्टैंडिंग या क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग इनकम, तो इस टाइप का हम कुछ भी मेंशन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस जो भी है उसको मेंशन करते हैं करंट ईयर का। ठीक, बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत एडजस्टमेंट एंट्री को भी मेंशन किया जाता है, एडजस्टमेंट एंट्री भी किया जाता है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो उस एक्सपेंसेस से रिलेटेड जिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड करके उसी अकाउंटिंग ईयर के अंतर्गत दिखाते हैं, बट इसमें रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में नहीं। ठीक, ये था। नेक्स्ट 4 नंबर। 5 नंबर है कि it records the receipts and payment whether they related to previous, current और following accounting period। कह रहा है क्या कि इट रिकॉर्ड्स यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता रिकॉर्ड करता है जितनी सारी रिसीट्स और पेमेंट है, जितनी सारी प्राप्ति और भुगतान, जितना भी प्राप्ति हुआ है चाहे वो आयगत हुआ है या पूंजीगत हुआ है, या जितनी सारी भुगतानें हैं चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो, और साथ ही साथ चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो या अगले वर्ष का हो, ये मेंशन करते हैं। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ हम बोले हैं एडजस्टमेंट एंट्री और यहाँ बोल रहे हैं प्राप्ति एवं भुगतान। यहाँ एक्सपेंसेस और इनकम जो भी एडजस्टमेंट एंट्री आउटस्टैंडिंग या फिर इनकर्ड के बारे में हम बात किए हैं, यहाँ याद रखिए कि एडजस्टमेंट एंट्री बताए हैं। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब या तो आउटस्टैंडिंग या एडवांस वगैरह सब जो है उसके बारे में बात की हैं, तो ये सब मेंशन नहीं करते रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन अगर कोई पूंजीगत प्राप्ति या आयगत प्राप्ति है, चाहे वो पिछले वर्ष की हो या फिर करंट ईयर की इस वर्ष की हो या अगले वर्ष की हो, तो उसको मेंशन करते हैं। ठीक, वहीं पर इट्स रिकॉर्ड्स ओनली दोज इनकम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस व्हिच रिलेटेड टू करंट ईयर। और वही ये क्या बोलते हैं आय व्यय खाता के अंतर्गत, आय व्यय खाता के अंतर्गत जो भी करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस है, ठीक, ओनली दोज इनकम एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस व्हिच रिलेटेड टू करंट ईयर, जो भी करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम है उसी को मेंशन करते हैं। किसके अंतर्गत? आय व्यय खाता के अंतर्गत। वहीं प्राप्ति एवं भुगतान खाता के अंतर्गत जितनी सारी प्राप्ति एवं भुगतान है वो सब, चाहे वो वर्तमान वर्ष की हो, चाहे वो पिछले वर्ष की हो, चाहे वो अगले वर्ष की हो, आगे वाले वर्ष की हो, फॉलोइंग ईयर्स की हो, मेंशन करते हैं। तो ये 5, आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को 5 अंतर। अब इसके बाद 6 नंबर, 10-12 डिफरेंसेस हम लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे हैं आप लोगों के लिए। अब 5 नंबर के बाद 6 नंबर बता रहा है क्या कि ओपनिंग रिसीट्स, कैश और बैंक बैलेंस विथ बिगिनिंग विथ द अकाउंटिंग पीरियड। ओपनिंग बैलेंस मतलब रिसीट्स, कैश, ओपनिंग बैलेंस रिप्रेजेंट्स कैश और बैंक बैलेंसेस विथ बिगिनिंग विद द अकाउंटिंग पीरियड, यानी जो भी प्राप्ति एवं भुगतान खाता के अंतर्गत जो भी बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी जो भी प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाते हैं उसके शुरुआत में उसको स्टार्ट करते हैं या तो नगद शेष से, या फिर चाहे वो नगद शेष हो, बैंक कैश बैलेंस हो, या बैंक बैलेंस हो, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट हो, इससे हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। लेकिन आय व्यय खाता के अंतर्गत आय व्यय खाता का कोई ओपनिंग बैलेंस ऐसा नहीं है कि जिससे हम क्या करते हैं आय व्यय खाता स्टार्ट करते हैं, बट प्राप्ति एवं भुगतान खाता को स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस क्या? तो चाहे वो कैश का बैलेंस हो, ओपनिंग कैश बैलेंस, या फिर ओपनिंग बैंक बैलेंस हो, या फिर ओवरड्राफ्ट हो, इससे हम क्या करते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे लिखते हैं टू बैलेंस बीडी या फिर टू कैश, टू बैंक, इससे स्टार्ट करते हैं। फिर कह रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट्स कैश और बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट यानी प्राप्ति और भुगतान खाता का जो एंडिंग होता है, यानी जो खत्म करते हैं, तो लास्ट बैलेंस जो होता है वो क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस से खत्म एंड होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस में लिखते हैं या तो बाय बैलेंस सीडी, या फिर बाय कैश अकाउंट, या फिर बाय बैंक अकाउंट। तो याद रखिएगा कि स्टार्ट करते हैं कैश से
और एंड भी करते हैं कैश से, बट स्टार्ट करते हैं ओपनिंग कैश से और एंड करते हैं क्लोजिंग कैश से या फिर बैंक से। ठीक, वहीं पर प्राप्त, ये तो प्राप्ति भुगतान खाता था। आय व्यय खाता के अंतर्गत जो भी सॉरी आय क्या बोले आय व्यय खाता, आय व्यय खाता का जो एंडिंग होता है, आय व्यय खाता को जो क्लोज करते हैं, तो वो या तो सरप्लस के रूप में या फिर डिफिसिट के रूप में, यानी इसको बैलेंस करके या तो इसका बैलेंस जो होता है वो सरप्लस होता है या फिर डिफिसिट। सरप्लस कहने का मतलब अधिक या फिर डिफिसिट कहने का मतलब कमी। सरप्लस कब होता है? जब रिसीट इनकम ज़्यादा होता है और एक्सपेंसेस कम होती है, तो फिर वहाँ पर सरप्लस, और एक्सपेंस ज़्यादा इनकम कम, तो वहाँ पर डिफिसिट। तो ये तो इतना छोटा चीज़ पता ही होगा आप लोगों को। तो ये 6 नंबर, सॉरी 7 नंबर भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये 8 नंबर है, कह रहे क्या कि इट्स क्लोजिंग बैलेंस इज कैरिड फॉरवर्ड इन द सेम अकाउंट ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। इसका क्लोजिंग बैलेंस जो होता है, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता को जो अंतिम शेष होता है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, उसको आगे की ओर भेज दिया जाता है सेम अकाउंट ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट पीरियड। यही अगले वर्ष का जो अकाउंटिंग करते हैं हम लोग, अगले वर्ष का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है उसमें इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको ट्रांसफर, जैसे कि 2021 में हम, सॉरी 2020 का बना रहे हैं एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बाद 2020 का एक बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस शीट, चाहे वो कैश आए या फिर बैंक आए। तो उसको, वो कैश और बैंक को अगले वर्ष जब 2021 में रिसीट्स एंड प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाएंगे, तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता के को बनाने के टाइम में यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस उसके ओपनिंग बैलेंस के रूप में टू बैलेंस BD लिखेंगे। तो ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है सेम अकाउंट में। बैलेंस इज कैरिड फॉरवर्ड इन द सेम अकाउंट। ठीक, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का प्राप्ति एवं भुगतान खाता में ही ट्रांसफर किया जाता है इसके क्लोजिंग बैलेंस को, इसके अंतिम शेष को। वहीं पर आय व्यय खाता का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके अंतर्गत? कैपिटल फंड। जो भी बैलेंस शीट में कैपिटल फंड होता है, तो अब अगर आप लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ये NPO पढ़े होंगे, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तो उसमें पता होगा आप लोगों को कि जब ओपनिंग बैलेंस हम लोग अगर कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ होता तो ओपनिंग बैलेंस बनाते हैं, वहां से कैपिटल फंड प्राप्त करते हैं, फिर फाइनल जो बैलेंस शीट बनाते हैं उस बैलेंस शीट में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक, क्या? तो क्लोजिंग बैलेंस, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो या तो ऐड करते हैं या लेस करते हैं। अगर सरप्लस हुआ तो ऐड करेंगे, या लेस हुआ तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं। किस में से? कैपिटल फंड में से। कहाँ पर? तो बैलेंस शीट में। ये बात समझ में आ गया होगा। इसका बैलेंस क्या करते हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है क्लोजिंग बैलेंस को। इस जैसे बताएं कि इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। वहीं पर प्राप्ति एवं भुगतान खाता का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जैसे इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है तो इसको क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ पर? तो कैपिटल फंड में। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, 8 नंबर। ठीक, अब 9 नंबर है कि प्रिपरेशन ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज नॉट नेसेसरी, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना कोई सॉरी, वो तबीयत उतना ठीक नहीं है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना उतना नेसेसरी नहीं है। मन करता है तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाओ, नहीं मन करता है तो मत बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पर रिसीट्स एंड पेमेंट, सॉरी, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो बता दिए कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आवश्यकता उतना नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आप जरूरी नहीं है कि बनाओ ही। वहीं पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना नेसेसरी है, ये मस्ट है, ये ज़रूरी है, ये बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन NPO है तो। ठीक, ये 9 नंबर था। 10 नंबर है कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। प्राप्ति एवं भुगतान खाता ये डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम से याद आया कि इसका फादर ऑफ डबल कौन है? डबल एंट्री सिस्टम का फादर कौन है? तो ल्यूका पेसियोली। 1449, 1449 ईस्वी में इन्होंने इन्वेंट किया था डबल एंट्री सिस्टम को। मतलब इन्होंने कहा था कि हर एक ट्रांजैक्शन का दो पक्ष होगा, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। मतलब एक कोई कुछ लेंगे और दूसरा उसके बदले उसे कुछ रिटर्न करेंगे। तो ये डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड प्राप्ति एवं भुगतान खाता नहीं है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये क्या है? बट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये यानी आय व्यय खाता जो है वह दोहरा लेखा प्रणाली के ऊपर
बेस्ड है, बट प्राप्ति एवं भुगतान खाता दोहरा लेखा प्रणाली के ऊपर बेस्ड नहीं है। ठीक, अब उसके बाद 11 नंबर बता रहा है कि यह एक रियल अकाउंट है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? एक रियल अकाउंट है, मतलब वास्तविक खाता है। और इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अव्यय खाता क्या है? नॉमिनल अकाउंट। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग 11वीं में पढ़े होंगे कि अकाउंट 3 टाइप का होता है। एक पर्सनल अकाउंट, अभी तो मॉडर्न टाइप में दो ही हुआ, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट दो टाइप का होता है, रियल और नॉमिनल। तो यहाँ समझिए अकाउंट 3 होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो भी पर्सन से रिलेटेड होता है, जो भी कुछ व्यक्ति से रिलेटेड अकाउंट होता है, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी का अकाउंट होता है, जितने सारे एसेट्स और लाइबिलिटी के अकाउंट, जैसे एसेट्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ये क्या है? रियल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट जो भी एक्सपेंसेस लॉसेस, जितनी सारी इनकम एक्सपेंडिचर इनकम लॉस है, उसका जो अकाउंट क्रिएट किया जाता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ये जो है ये रियल अकाउंट है, क्योंकि ये प्राप्ति एवं भुगतान खाता के अंतर्गत जो भी प्राप्ति होती है और जो भी भुगतानें होती हैं वो क्या, तो कैश प्राप्ति, नगद प्राप्ति और नगद भुगतान को ही प्राप्ति एवं भुगतान खाता में मेंशन किया जाता है। तो कैश जो है ये क्या है? एसेट से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये क्या है? एक रियल अकाउंट है। और ये क्या है? ये इनमें इसमें एक्सपेंड इनकम और एक्सपेंडिचर को मेंशन करते हैं, तो ये क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, ये 11 नंबर है। और 12 नंबर और लास्ट नंबर, एक दो क्वेश्चन, एक दो आप लोग अपने खुद से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये 12 लिखिएगा और एक दो इसमें ऐड कर दीजिएगा। वैसे वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए और नहीं बताएं, क्योंकि उतना ईजी, बहुत ईजी ही है ये। इट इज़ वर्चुअली समरी ऑफ कैश, अभी भी जैसे बताए हैं कि ये क्या है? समरी ऑफ कैश बुक है। मतलब यह कैश बेसिस, यह रोककर आधार होता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोककर आधार खाता है, मतलब इसके अंतर्गत जो भी नगद प्राप्ति और नगद भुगतान है उसी को मेंशन किया जाता है। उधार से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। एमसीक्यू आएगा आप लोगों के, ऑब्जेक्टिव वे रूप में आएगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता नगद, इसके अंतर्गत नगद मेंशन किया जाता है कि उधार तो नगद, उधार का कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये बेस्ड है किसका? तो कैश बुक के आधार पर है ये, रोकर खाता बही के आधार पर है ये प्राप्ति एवं भुगतान खाता। और ये है इट इज़ लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अव्यय खाता जो है यह लाभ हानि खाता के अंतर्गत हो, ये जो है प्राप्ति एवं भुगतान, सॉरी, अव्यय खाता जो है यह लाभ हानि खाता के जैसा है, यह लाभ हानि खाता के ऊपर आधारित है। ठीक, तो फिर आप लोग को बता देंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप का इन्फॉर्मेशन के लिए, इसी टाइप का वीडियो के लिए। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहे हैं। जो नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर बाद में मत बताना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। अगर प्रैक्टिकल नहीं आएगा इनकम एक्सपेंडिचर का तो, और प्रैक्टिकल आएगा तो प्रैक्टिकल का वीडियो तो हम बना ही दिए हैं, एक बनाया है, एक और वीडियो प्रैक्टिकल का, जब वैसे अभी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए बहुत अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत हम करते हैं तो आप लोग को थोड़ा फर्ज बनता है मेहनत करना। मेहनत क्या करना, उसमें सब्सक्राइब करने में क्या लगेगा? सब्सक्राइब करोगे, बटन क्लिक करोगे और बढ़िया रहेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों को। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।